पेपर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल कोल से रिलेटेड देखेंगे। कोल में जो डिमांड के कंजम्पशन में उसके मतलब गिरावट हुई है, वो कैसे इंटरनेशनल एजेंसी ने कहा है कि अल नीनो और ला नीना उस पर इम्पैक्ट करता है, ये चीज़ देखेंगे हम। और मलेरिया के केसेस में कैसे डिक्लाइन हुआ है और इंडिया का क्या रोल रहा है WHO की रिपोर्ट में, ये सब हमारे द्वारा देखा जाएगा। ला नीना और अल नीनो कैसे फॉर्म होता है और नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, ये सब देखेंगे। देखो, पहले फ्रंट पेज का एक आर्टिकल देखते हैं कि एक जो फैक्ट्री थी नागपुर के बगल में एक गांव में, उसमें क्या हुआ है, एक्सप्लोजिव जो है वो ब्लास्ट हो गए। तो एक्सप्लोजिव ब्लास्ट होने से 9 वर्कर की डेथ हो गई है। तो ये जो कैनिस्टर या फिर जो बूस्टर बनते थे, जो यूज़ होते थे एक्सप्लोजिव में, इसमें विमेन की ज़्यादा डेथ हुई और डेथ के बढ़ने के चांस ज़्यादा बने हुए हैं। अभी भी कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में हैं। तो ये मतलब फ्रंट पेज के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे। मगर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्रंट पेज पर द हिंदू में आया है कोल से रिलेटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कर दें। देखो, इंटरनेशनल एजेंसी जो है ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसने क्या कहा है कि ग्लोबली कोल की डिमांड जो है वो डिक्लाइन हो सकती है 2.3% 2026 तक, मतलब 2026 तक डिक्लाइन हो सकती है। मगर आप अगर ब्लू वाला मैप देखोगे इंडिया का, तो आप इंडिया के मैप में देखोगे कि कोल की डिमांड जो इंडिया में है वो तो लगातार बढ़ ही रही है। अगर आप यहाँ पर देखो, ये मोटा है यहाँ पर और यहाँ पतला है, तो कोल की डिमांड इंडिया में बढ़ रही है और चाइना में थोड़ी सी घटने को मिल रही है। देखो, चाइना यहाँ बढ़ रही है, नीचे वाला चाइना है, और फिर घटने को मिली। मतलब ओवरऑल कंट्रीज में डिमांड घट सकती है। मगर इनका एक रीज़न कहने का ये भी है कि ओवरऑल वर्ल्ड्स में इनकी डिमांड घट रही है, पूरे वर्ल्ड में इनकी डिमांड घट रही है। मगर अगर देखा जाए रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इंडिया में इसकी डिमांड कोल की बढ़ेगी। देखो, इंडिया में कोल की डिमांड बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हैं। डेवलप्ड कंट्री के द्वारा जो कहा गया था कि हम लॉस एंड डैमेज फंड में कंट्रीब्यूशन करेंगे और 2020 के बाद क्लाइमेट चेंज में टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पैसा देंगे, वो सब कुछ मदद नहीं प्रोवाइड की गई है। और डेवलपिंग कंट्रीज़ को क्या है, अभी भी कोल के ऊपर डिपेंड रहना पड़ रहा है ड्यू टू लो टेक्नोलॉजी एंड अदर इम्पॉर्टेंट रीज़न। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। और इन्होंने एक बात यहाँ पर ये चीज़ कही है कि वेदर की कंडीशन जो है वो वन ऑफ द मेन रीज़न होगी कोल की डिमांड घटने में। देखो क्या होता है, मैं आपको ला नीना और अल नीनो पूरा समझा देता हूँ, फिर आपको पता लगेगा कि कैसे कोल की डिमांड बढ़ जाएगी। देखो, ये हमारा प्यारा इंडिया है, ठीक है। एक रफ मैप बना लेता हूँ। ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर मलेशिया वलेशिया है, ठीक है। ये पैसिफिक ओशियन है ये वाला, और ये आपका हो गया साउथ अमेरिका, ठीक है। ये पेरू कोस्ट हो गया। अब क्या होता है, ये पैसिफिक ओशियन है, तो ये इंडिया है और ये इंडोनेशिया। यहाँ पर ये कहलाता है वेस्ट पैसिफिक ओशियन और ये कहलाता है ईस्ट पैसिफिक ओशियन, ठीक है। क्या होता है, नॉर्मल की कंडीशन में ये एरिया पैसिफिक वाला यहाँ पर गर्म रहता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो गर्म हवाएं हैं वो यहाँ से चलती हैं, ठीक है। ये गर्म हवाएं चलती हैं और इस एरिया में, मतलब हमारे साउथ ईस्टर्न एशिया में, इंडोनेशिया में, ये सब एरिया जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेन होती है और इसका इम्पैक्ट जो है हमारे इंडिया में भी देखने को मिलता है। और साउथ वेस्टर्न मानसून जो है वो अच्छा होता है, नॉर्मल होता है, नॉर्मल कंडीशन बोलते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, ये लो प्रेशर एरिया जो पेरू की कोस्ट पर बन रहा है, ये यहाँ पर हवाएं चलने लगती हैं ऐसे। और यही रीज़न होता है कि पेरू की कोस्ट से जो हवाएं चलती हैं, तो नीचे से क्या होता है, हाई प्रेशर एरिया से ऊपर जो है बहुत सारा मॉइस्चर आने लगता है। इस मॉइस्चर की वजह से यहाँ टेम्परेचर कंडीशन बनती है और यहाँ पर हाई क्वालिटी फिशिंग होती है, मतलब फिशिंग की कंडीशन बढ़िया हो जाती है और फिशिंग के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो नॉर्मल कंडीशन में ये होता है। मगर क्या होता है, अल नीनो आने से क्या होता है, ये उल्टी कंडीशन पड़ जाती है। ये रीजन जो होता है, आप अभी देखो, ये रीजन जो इंडिया वाला है, अगर आप देखोगे इसको ऐसे करके देख लें, तो ये हाई प्रेशर हो जाता है और पेरू वाला रीजन लो प्रेशर एरिया हो जाता है। अब आपको पता है, लो प्रेशर जब एरिया हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है
कि हवाएं जो है लो प्रेशर एरिया की तरफ चलेंगी हाई प्रेशर से, तो ये एरिया जो है बहुत ही कमज़ोर पड़ जाता है और यहाँ पर हवाएं नहीं आती हैं। तो हवाएं जो होती हैं पेरू की कोस्ट पर चलने लगती हैं। देखो हवाएं भी इसमें एक मायने रखता है, कोरियोलिस फोर्स भी मायने रखता है, अदर वेदर कंडीशन भी मायने रखती है, मगर हवाओं का यूँ कहा जाता है मेजर इम्पैक्ट हवाओं का पड़ता है। तो हवाएं चलने से क्या होता है, पेरू कोस्ट पर लो प्रेशर एरिया बन जाता है और यहाँ पर लो प्रेशर एरिया की वजह से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है और कंडेंसेशन से यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अल नीनो की कंडीशन में, और यहाँ फिशिंग अच्छी होती है और इंडिया को ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलती है, मानसून में डिले देखने को मिलता है। ठीक है, ये अल नीनो की कंडीशन है। अल नीनो जो होता है 2 या 3 साल में एक बार आता है, ऐसा नहीं है हर साल आता है, जब मन होता है तब आ जाएगा, ऐसा है उसका, जब मन होगा तब आ जाएगा। ये कंडीशन डिपेंड करती है क्लाइमेट चेंज पर और कुदरत पर भी डिपेंड करती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अब ला नीना डिस्कस कर लेते हैं। ला नीना में क्या होता है, जो नॉर्मल वेदर कंडीशन थी जिसमें क्या हो रहा था, हमारे साउथ ईस्ट एशिया में लो प्रेशर एरिया बन रहा था और हवाएं जो है हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं हवाएं। और इंडिया में जो साउथ वेस्ट मानसून है, यहाँ से साउथ वेस्ट है, ये हो गया साउथ और ये हो गया वेस्ट, तो ये साउथ वेस्ट मानसून हो गया। तो साउथ वेस्ट मानसून बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेन देखने को मिलती है, ग्रासेस मिलती हैं, प्रोडक्शन बढ़ता है और बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक बूस्ट मिलता है। जबकि पेरू की कॉस्ट पर क्या होता है, हाई प्रेशर आने से फिशिंग की कंडीशन ख़राब हो जाती है, फिशिंग के बिजनेस को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलता है। तो ये ला नीना, अल नीनो और नॉर्मल वेदर की कंडीशन होती है। तो क्या होता है, अल नीनो के केस में क्या होता है कि इंडिया वाले रीजन में अदर वाले रीजन में शांति बनी रहती है, तो उस वजह से क्या होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो कोल का कंजम्पशन डिक्लाइन हो जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कहा है 2026 तक कोल के प्रोडक्शन में डिक्लाइन देखने को मिलेगा, कोल की डिमांड में डिक्लाइन देखने को मिलेगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस रिपोर्ट की को किसने पब्लिश किया, ये तो इंपॉर्टेंट है। ये कोल कितने टाइप का होता है, कोल कैसे बनता है। देखो कोल क्या है, कोल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। क्यों ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, कोल से हम एनर्जी बनाते हैं, कोल को इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ करते हैं और कोल की ही वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। देखो कोल जो है मेनली सेडिमेंट्री स्टेटम में पाया जाता है, ये लेयर होती है सॉइल की। देखो कैसे हमारी पृथ्वी जो है, जब हमारा अर्थ ये था, हमारा इंडिया ये था, जब यहाँ आके हिमालय से टकराया था तो यहाँ पर इग्नियस रॉक बनी थी वगैरह वगैरह, यहाँ हिमालय निकला था और ये जो प्लेटू है महाराष्ट्र वाला, यहाँ पर इग्नियस रॉक पाई जाती हैं। ठीक है, मगर सेडिमेंट्री रॉक किसे बोलते हैं, सेडिमेंट्री स्टेटा, जब बहुत ज़्यादा प्लांट और एनिमल के फॉसिल कई वर्षों कई मिलियन ईयर तक इकट्ठा होते रहते हैं, तो इकट्ठा होने की वजह से उस सेडिमेंट में हीट और प्रेशर से चेंजेस आते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब आप किसी को मिट्टी में दाब दोगे तो आंधी आएगा, तूफान आएगा, कचरा गिरेगा उसके ऊपर, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है वो इसमें डिक्लाइन होता चला जाता है और कार्बन का कंटेंट बढ़ता चला जाता है। तो इससे क्या होता है, हमारा कोल डेवलप होता है। ठीक है, यही चीज़ कही गई है कि कोल जो है मैक्सिमम जो हमारा पाया जाता है वो सेडिमेंट्री स्टेटम पाया जाता। मैंने वर्ड किया ओनली नहीं वर्ड यूज़ किया, मैक्सिमम जो है सेडिमेंट्री स्टेटम पाया जाता। ओनली अगर वर्ड यूज़ करता मैं कि ओनली सेडिमेंट्री रॉक में पाया जाता तो वहाँ गलत हो जाता, क्योंकि कभी कभी जो अच्छी क्वालिटी का कोल है वो मेटामॉर्फिक रॉक में भी मिलता। अब आप पूछेंगे मेटामॉर्फिक रॉक क्या होती है। देखो मेटामॉर्फिक रॉक वो होती हैं जो रॉक अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती हैं। जैसे मान लो महाराष्ट्र में इग्नियस रॉक है और हमारे झारखंड और यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा कह लो या रॉक, तो क्या करते हैं, हीट और प्रेशर की वजह से इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस और इनके जो क्या कहते हैं कंटेंट में चेंज आता है। अब इस कंटेंट में चेंज होने को ही हम मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसे मेटामॉर्फिज्म रॉक कहा जाता है और इससे भी कुछ अच्छे टाइप का कोल डेवलप होता है। तो इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि केवल जो कोल डेवलप होता है वो केवल सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में होता है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप अगर पढ़ते चले जाएंगे, उस पर थिंक नहीं करेंगे तो लॉस आपका होगा। प्लीज़ आप कंसंट्रेट कीजिए अच्छे से, तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो ये हमने देखा कंटेंट क्या होता है, कार्बन होता है, वोलेटाइल मैटर होते हैं, मैंने बताया ही आपको, प्लांट के रेसिड्यू होते हैं, खाने के रेसिड्यू होते हैं, एनिमल के फॉसिल्स होते हैं, लोग मरे होते हैं, जनरेशन की जनरेशन खत्म हुई होती है, अर्थक्वेक आए होते हैं, ये सब मॉइस्चर होता है और ऐस होता है, और सल्फर और फास्फोरस भी कुछ मात्रा में होती है।
मोस्टली जो यूज़ होता है कोल का वो पावर जनरेशन में होता है और मेटलर्जिक इंडस्ट्री में होता है। कोल के रिजर्व जो है वो 6 टाइम ग्रेटर हैं इन कंपैरिजन टू ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। क्यों इंपॉर्टेंट फैक्ट है? ऑयल और पेट्रोल की हमेशा चर्चा होती रहती है कि ऑयल ये कर रहा है, ऑयल वो कर रहा है, पेट्रोल की डिमांड बढ़ रही है, पेट्रोल की डिमांड घट रही है। तो हमें पता होना चाहिए कि वर्ल्ड में कोल के रिजर्व 6 टाइम ग्रेटर हैं इन कंपैरिजन टू ऑयल और पेट्रोलियम रिजर्व। अब कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है? मैंने आपको अभी बताया कि कोल में इनिशियली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर का कंटेंट होता है। इसमें क्या होता है, ये समय के साथ डिक्लाइन होने लगता है। डिक्रीज क्यों होता है? जब बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है रॉक्स में और बहुत ज़्यादा हीट होती है। हीट की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मॉइस्चर का कंटेंट कम होता है, मगर कार्बन का कंटेंट बढ़ने लगता है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, क्या बताया, कैपेसिटी ऑफ कोल टू गिव एनर्जी डिपेंड अपॉन परसेंटेज। मतलब कह रहे हैं कोल की एनर्जी कितनी होगी, किसी कोल में कितनी एनर्जी होगी, ये डिपेंड करता है कि कार्बन का कंटेंट उसमें कितना होगा। ठीक है, ओल्डर द कोल मच मोर कार्बन कंटेंट। जितना कोल ओल्डर होगा, मतलब फॉसिल्स जितने पुराने होंगे, मिलियन ईयर्स पुराने होंगे, उसमें क्या होगा, कोल का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल डिपेंड, मतलब कि कोल परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कोल डिपेंड अपॉन द ड्यूरेशन। बताया ना मैं, जो हीट और प्रेशर की ड्यूरेशन है वो कितने दिन तक रह रही है उस पर डिपेंड करेगा कार्बन का कंटेंट कितना है कोल के अंदर। जितनी ज़्यादा डेप्थ होगी, जितना ज़्यादा प्रेशर और हीट होगा, उतना बेटर कार्बन कंटेंट होगा। ये चीज़ यहाँ बताई गई है। ठीक है, अब ये चीज़ फिर से इन्होंने यहाँ बताई है। क्या होता है, हीट और प्रेशर की वजह से केमिकल और फिजिकल कंडीशन चेंज होती हैं। ऑक्सीजन को फोर्स आउट किया जाता है, मतलब ऑक्सीजन निकल जाती है और कार्बन डिपॉजिट रिच हो जाता है। ठीक है, अब कोल मेन जो है वो 3 टाइप का है। अगर पीट को भी मिला लो तो 4 टाइप का कोल होता है, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और बिटुमिनस कोल और एंथ्रेसाइड। एंथ्रेसाइड सबसे हाई ग्रेड कोल होता है। देखो पीट क्या है, आप अगर पीट देखोगे तो इनिशियली इसमें फॉसिल्स होते हैं, आपको देखने से भी लगता होगा घास फूस। ठीक है, तो इनिशियली जो पीट फर्स्ट स्टेज है कोल की, तो इसमें कार्बन कंटेंट 40 से 50% होता है। ये बिल्कुल मतलब सही नहीं है, ये फैक्ट इससे भी कम होता है। अगर आप इसको डीपली एनालिसिस करेंगे तो पीट में आप देखेंगे कार्बन का कंटेंट कम होता है, इम्प्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है, मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, वोलाटाइल मैटर बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने बताई आपको घास फूस ये सब ज़्यादा मिलेगी, वोट ज़्यादा मिलेगी, तो हीट ज़्यादा डेवलप नहीं होगी मगर एस बहुत ज़्यादा डेवलप करेगी। ठीक है, दूसरी स्टेज जो कार्बन की होती है वो लिग्नाइट होती है। लिग्नाइट को ब्राउन कोल कहा जाता है, मगर ये पीट से बेटर होता है मगर बिटुमिनस से कम होता है। इसमें कार्बन कंटेंट जितना बताया इससे ज़्यादा होता है, अप्रॉक्स 60% होता है। ठीक है, और डार्क टू ब्राउन कलर होता है, मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा हाई होता है 35%। अब बिटुमिनस कोल देख लो, ये इंडिया में बहुत पाया जाता है और ये भी पाया जाता है लिग्नाइट। हाई क्वालिटी का कोल जो है एंथ्रेसाइड, वो इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर रीजन में ही पाया जाता है। अब देखो मैंने बताया था, ओनली वर्ड मैंने यूज़ नहीं किया था, मेटामॉर्फिक रॉक में भी एंथ्रेसाइड मिलता है, इसीलिए मैंने ओनली सेडिमेंट्री रॉक नहीं वर्ड यूज़ किया। ये यूपीएससी ऐसे घुमाती है। अगर आप सही से पढ़ रहे हैं, डिस्कशन को अच्छे से सुन रहे हैं, इधर उधर नहीं भाग रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा डिस्कशन। मगर आपका मन नहीं लग रहा है तो आप तरह तरह की वीडियो देखेंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। अब बिटुमिनस कोल क्या होता है, सॉफ्ट कोल होता है, मोस्ट वाइडली अवेलेबल, मतलब सबसे ज़्यादा दुनिया में ये अवेलेबल है। ठीक है, 40 से 80% कार्बन होता है, मतलब 40 से 80 लिख दिया है, मगर बिटुमिनस 60 से 90% तक कार्बन देता है, मतलब 90-85। डेंस होता है, कॉम्पैक्ट होता है, मॉइस्चर का कंटेंट बहुत कम होता है। ठीक है, और इसमें आपको ओरिजिनल वेजिटेबल जो होते हैं, मतलब वही फॉसिल जो है वो देखने को नहीं मिलेंगे, आपको लगेगा ये बिल्कुल अलग चीज़ है। ठीक है, कैलोरीफिक वैल्यू बहुत होती है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ में जो जितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है उसके आधार पर उसकी कैलोरीफिक वैल्यू नापी जाती है। कैलोरीफिक वैल्यू हाई होती है, उसका रीज़न होता है कार्बन का कंटेंट और मॉइस्चर का कंटेंट पर डिपेंड करता है। कार्बन का कंटेंट बहुत हाई होता है और मॉइस्चर बहुत कम होता है। ठीक है, इसको कोक और गैस की तरह भी यूज़ किया जाता है। एंथ्रेसाइड भाई बेस्ट क्वालिटी का कोल है, 90 से 95% तक इसमें कोल पाया जाता है। मैटर तो आपको दिखेंगे ही नहीं, मॉइस्चर बहुत स्मॉल में होता है, इग्नाइट करता है स्लोली, ब्लू फ्लेम होती है। ये सब आपको पता होना चाहिए, ये खेल नहीं है जो आपको बोला जा रहा है ब्लू फ्लेम होती है। यूपीएससी कुछ भी डाल सकता है, तो आपको ये अच्छे से सुनना चाहिए कि इसमें ब्लू फ्लेम निकलती है, इग्नाइट स्लो करता है, हीट का लॉस बहुत कम होता है। इंडिया में जो है मैक्सिमम ये जो है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में पाया जाता है और कहीं नहीं मिलता। आप कोल माइंस देख लो, जो मैक्सिमम कोल माइंस हैं इंडिया में कहाँ कहाँ है। इसके अलावा भी कोल माइंस हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट कोल माइंस ये देखो, सिंगरौली ये बहुत चर्चा में रहता है, मध्य प्रदेश और यूपी के बॉर्डर पर। बोकारो, झरिया झारखंड में है, रानीगंज
है, सबसे ओल्डेस्ट कोल माइन है ब्रिटिश इंडिया के टाइम की, ब्रिटिश इंडिया के टाइम की ये कोल माइन है, ओल्डेस्ट कोल माइन है रानीगंज, ठीक है। थलचर है, सिगरेनी देखो यहाँ पर है आंध्रा में, और नेवेली तमिलनाडु में। ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर। अब इंटरनेशनल एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये 1974 में बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? ड्यू टू सिक्योरिटी ऑफ ऑयल क्राइसिस। क्या हुआ था 1973 में, शायद अरब और वेस्टर्न कंट्री के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसकी वजह से क्या हुआ, अरब नेशन ने कहा था कि हम वेस्टर्न कंट्री को ऑयल की सप्लाई नहीं करेंगे। तो इस क्राइसिस से बचने के लिए क्या किया वेस्टर्न कंट्री ने, जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, जो OECD कंट्री है, उन्होंने क्या किया, एक ऑटोनॉमस इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1974 में। और इसमें कंडीशन रखी गई, जिन लोगों के पास 90 डेज का पेट्रोलियम रिजर्व है, मतलब नेट रिजर्व है, मतलब जो खर्च कर चुके हैं उसके अलावा, और नेशनल ऑयल के कंजम्पशन को वो हर साल 10% डिक्लाइन करते हैं, तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया कि उनको जो है आपको इंटरनेशनल एजेंसी का पार्ट बनाया जाएगा, ठीक है। इसमें 31 मेंबर कंट्री हैं और 11 एसोसिएट कंट्री हैं। एसोसिएट कंट्री में इंडिया भी इसका पार्ट है, आप याद रखना, ठीक है। और जो देखो, जो कैंडिडेट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में होंगे वो मस्ट कंट्री ऑफ OECD, मतलब जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी में मेंबर होंगे वो OECD के मेंबर होंगे ही होंगे। देखो OECD क्या है, इकोनॉमिक और ट्रेड कॉरपोरेशन, एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मेन पर्पज रहता है वेस्टर्न कंट्री को हित को सर्व करना और बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करना, ठीक है। इंडिया जो है ज्वाइन किया था 2017 में एज ए एसोसिएट मेंबर है। इंडिया OECD का मेंबर नहीं है, इसलिए IEA का भी मेंबर नहीं है। रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UPSC रिपोर्ट पूछता है। देखो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ये पब्लिश की जाती है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। वर्ल्ड एनर्जी बैलेंस, एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। एनर्जी टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिक्स एंड नेट जीरो 2050। तो हमने यहाँ पर कोल के बारे में बेसिक्स देखे, कोल किस तरह से वर्क करता है, कोल कैसे फॉर्म होता है। आपको किसी भी साइट पर कहीं भी प्रीलिम बूस्टर आप देख लेंगे, आपको इस तरह का डिस्कशन देखने को नहीं मिलेगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, इसको अच्छे से फॉलो कीजिए। वीडियो में कोई कमी लग रही तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगला आर्टिकल मलेरिया से रिलेटेड है। देखो WHO की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में मलेरिया से जो ग्रसित लोग हैं उनमें भी कमी आ रही है और डेथ में भी कमी आ रही है। जो मलेरिया के केसेस हैं उसमें 30% तक की कमी आ रही है और डेथ रेट में 34% की कमी आ रही है रिस्पेक्टिव टू 2021। देखो मलेरिया क्या है एक मॉस्किटो वॉर्न ब्लड डिजीज़ है जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होता है। मगर आप ये सोच लीजिए मलेरिया जो है मॉस्किटो से नहीं होता। अगर UPSC पूछ ले कि मलेरिया जो है वो मॉस्किटो से होता है तो वहीं गलत हो जाएगा। मलेरिया जो होता है एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है। पैरासाइट क्या होते हैं? पैरासाइट जो होते हैं वो दूसरे होस्ट पर रहते हैं और उनका खून चूसते हैं। खून चूसने का मतलब यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि वो सर्वाइव उसी रिसोर्स पर करते हैं जिस पर रहते हैं। जैसे कि मान लो ये बैल है और बैल पर कोई वो चीटा रह रहा है या फिर वो रहते नहीं है कुत्तों के अंदर जो पाया जाता है, तो उसमें वो रह रहा है तो वो खून चूस रहा है इसका बैल का, तो इसे पैरासाइट कहेंगे। तो ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट क्या होता है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट मॉस्किटो को इन्फेक्ट कर देता है। अब मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम पैरासाइट आ जाता है, तो जब प्लाज्मोडियम पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर आ जाता है तो ये क्या करता है, फिर ये लोगों को मलेरिया फैलाता है। तो इस तरह से ये पहली लाइन ये कहना चाह रही है। आपको ये चीज़ समझ में नहीं होगी, मैंने आपको समझा दी। ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में प्रीडोमिनेटली पाया जाता है। इसका रीजन क्या होता है ट्रॉपिकल रीजन में? ट्रॉपिकल रीजन में क्या होता है, हीट और वाटर की कंटेंट बहुत होता है। इसी वजह से जो वाटर से होने वाली डिजीजेज हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। इसीलिए क्या होता है, मलेरिया बहुत ज़्यादा होगा। आपको अफ्रीका, एशिया, यहाँ साउथ अमेरिका में ज़्यादा देखने को मिलेगा। प्रिवेंटेबल है और क्यूरेबल भी है, मतलब इसको प्रिवेंट भी किया जा सकता है अगर आप पानी वाटर सब साफ रखते हो, और क्योर भी किया जा सकता है क्योंकि इसकी वैक्सीन और बाकायदा दवाएं भी हैं, ठीक है। अब इन्होंने यही बात बताया, ये फैलता किससे है? इन्फेक्टेड फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, एनोफ्लीज मॉस्किटो से फैलता है। ये रेड ब्लड सेल्स को धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता है और इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके मेन सिम्टम क्या है? फीवर आएगा, इलनेस फील होगी, शेकिंग होगा, मतलब आपको ठंड लगेगी, हेडेक होगा, मसल्स पेन होगा, इस तरह से। 5 पैरासाइट की स्पेसीज़ हैं जो मलेरिया फैलाती हैं, मगर सबसे इंपॉर्टेंट 2 स्पेसीज़ हैं, प्लाज्मोडियम फाल्सीपरम और प्लाज्मोडियम विवेक्स, ठीक है।
आपको ये पता होना चाहिए। मलेरिया की वैक्सीन है आरटीएस, ठीक है, इसे मॉस्क्यूरिक्स कहा जाता है। मॉस्क्यूरिक्स ये यूरोपियन, ये ग्लासगो स्मिथ क्लाइन ने बनाई थी कंपनी ने, इसे यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने अप्रूव किया था। 40% तक ये इफेक्टिव है वैक्सीन। आपको पता है कैसे वर्क करती है वैक्सीन? क्या करती है, इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है। हमारे यहाँ हमारे बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जिसको वैक्सीन के थ्रू ट्रेन किया जाता है। मतलब अगर मरी हुई वैक्सीन वायरस पहुंचा दिया जाएगा या फिर पार्शियली डेड वायरस पहुंचा दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इसको इम्यून सिस्टम को पता लगेगा कि फॉरेन सब्सटेंस आ रहा है। इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उस फॉरेन सब्सटेंस पर अटैक करेगा और उसे बांध देगा और वहीं पर ख़त्म कर देगा। तो इस तरह से इम्यून सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। और हमारे यहाँ क्या क्या इसके लिए प्लान बनाया गया, देखो नेशनल स्ट्रेटजी प्लान ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन 2022 से 17 बनाया गया था। इसका मेन एम था 5 ईयर के अंदर मलेरिया को ख़त्म करना। हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट एक इनिशिएटिव आया था जो 4 स्टेट में आया था, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आपको ये पता होना चाहिए। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट बांटे गए थे कि मलेरिया से ज़्यादा केसेस ना बढ़ें, और इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कुछ प्रोग्राम चलाए थे। तो ये आज हमने इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताना चाह रहे हैं तो मेरा टेलीग्राम का चैनल है WASIH34, आप यहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। थैंक यू वेरी मच।